स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा तो पूछो हम बीच में। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ, इंटरफेरेंस वाले पार्ट में ही है, आप इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को कवर कर रहे हो वापस। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करूँ तो एक लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करता है। रेक्टिलिनियर मतलब लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एक लाइट रिफ्लेक्शन करती है, हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, कहीं से टकरा कर बाउंस बैक करना है। रिफ्रैक्शन मतलब कहीं से टकरा के अंदर ही घुस जाना, बाहर नहीं निकलना, समझ गए। पोलराइजेशन मतलब लाइट ट्रैवल इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अगर लाइट ट्रैवल कर दी, मान लो चारों दिशा में फैली हुई लाइट को अगर तुम डायरेक्शन दे दो तो उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब क्या था, दो सोर्स लाइट इंटरेक्ट कीचर, अगर दो सोर्स ऑफ लाइट एक ही जगह पर इंटरेक्ट करती है, ऐसे कट करती, तो वो इंटरेक्शन पॉइंट को इंटरफेरेंस बोलते हैं। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का फैलना, एक्सपांशन होना, लाइट का ऐसा फैल जाए, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, पोजिशन का मतलब क्या होता है, मिक्स होना, कंबाइन करना, करेक्ट। अगर मैं दो वेव को कंबाइन करता हूँ, या तो वेव बढ़ जाएगी तो उसको मैं कंस्ट्रक्टिव वेव बोलूंगा, या तो दो वेव को कंबाइन करने पर दो वेव खत्म हो जाएगी या छोटी हो जाएगी तो उसको डिस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं। तो ये दो टाइप हमें पता है। अब कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव वेव बनेगी तो उसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ऑसिलेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद सुपर पोजिशन में भी देखा, और देखो आप वापस से लाइट में देख रहे हैं, अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड क्रिस्ट में है और सेम साइज का है, दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड A2 वो भी क्रिस्ट में है और सेम साइज है, तब ये ऐसी वेव मिलने पर इनका एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, जिसकी वजह से इन वेव का साइज बढ़ जाता है। डिस्ट्रक्टिव वेव में क्या होता है कि पहली जो वेव होती है, मान लो पहली वेव क्रिस्ट है और उसका एक पर्टिकुलर साइज तो सेम ही है, पर ये क्रिस्ट कर रही है, दूसरी वेव ट्रफ कर रही है। उसी वक्त जब ऐसी दो अपोजिट वेव को मर्ज करते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करता है। अब दूसरा चीज मैंने फेज एंगल के बेस पे बताया था कि कब कंस्ट्रक्टिव वेव बनती है, जब एंगल का फेज का डिफरेंस 0 होता है। कब डिस्ट्रक्टिव वेव बनती है, जब एंगल फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। याद है कि नहीं, कि भूल गए ना। 180, हाँ 180 था बराबर। देखो लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन भी कर चुके हैं और नीचे प्रैक्टिकली भी बताया गया। अगर आपका फेज डिफरेंस 0 है तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बरोबर। जानते कि नहीं फरहान, साइमा का स्कूल सुन, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, यही है ना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ये थीटा की जगह पर 0 रखेंगे, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या बचेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, ये फॉर्मूला है A प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, पर रूट की वजह से स्क्वायर चला जाएगा और मुझे मिलेगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो ये जो इक्वेशन है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम लोग जानते हैं, प्लस साइन कंस्ट्रक्टिव को बताता है। डिस्ट्रक्टिव कब बनेगा, जब फेज डिफरेंट कितने का होता है, 180। कॉस 180 क्या होगा अरमान, -1 होगा कि नहीं होगा, बरोबर ना। तो अब मैं वही इक्वेशन लेता हूँ, उसी के अंदर ये वाली इक्वेशन में यहाँ पे कॉस -1 लूंगा तो कॉस की थीटा की जगह -1 लूंगा, तो ये इक्वेशन भी माइनस हो जाएगी। माइनस होने पर ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, A माइनस बी होल स्क्वायर का, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू A1 माइनस A2। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, हमने अभी देखा, माइनस मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट। दूसरा हम लोग ने एक और चीज देखी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, कब, जब ये स्क्वायर फॉर्म में दुगनी हो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब दो एम्पलीट्यूड हो तो दो एम्पलीट्यूड एक इंटेंसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब यही होता है ना। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले लूँ तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई ए, यानी मैं बोल सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी बराबर होती है एम्पलीट्यूड के। ऐसा भी बोल सकते हैं ना, समझ रहा है क्या बता रहा हूँ साइमा, फैज, फरहान, कुलसुम, क्लियर है, कोई डाउट इधर। नहीं सर। आवाज आ रही है कि नहीं मेरी, आ रही है ना आवाज फरहान। आ रही है सर, आ रही है। अरे आवाज मेरे को क्यों नहीं आ रही, एक मिनट, हेलो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी ये भी पढ़ना है क्योंकि मैंने अभी चेक किया तो पता चला टेक्स्ट बुक में है ये।
तो देखो मैंने यही समझा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड को रिलेशन करेंगे, सुपरपोजिशन वेव के बेस पे इसको समझेंगे। तो अभी मैंने बताया कि इंटेंसिटी कब बराबर होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई वेव कितनी बड़ी या कितनी छोटी बढ़ेगी, मतलब जब एक इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना तो आपका एम्पलीट्यूड डायरेक्टली दुगना बढ़ेगा। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 मर्तबा बढ़ेगा, यानी अगर आप 2 बढ़ाते हो तो एम्पलीट्यूड 4 बढ़ जाएगा। क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं? समझ गए क्या बता रहा हूँ मैं? तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो ना तो भी आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और बहुत फास्ट तेजी से बढ़ता है एम्पलीट्यूड। समझ गए? तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन अपने पास है ना एम्पलीट्यूड की, ये इक्वेशन देखो यहाँ पर है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, a की जगह अपने इंटेंसिटी से कन्वर्ट करना है। इसको करने से पहले पहले 1 बाय 1 जाते हैं। अगर मेरे को पता ना i1 किसके बराबर होगा, a1 स्क्वायर के, समझ रहे हो? यानी मैं यहाँ पर i1 ले लेता हूँ, स्क्वायर चला गया। i2 कितने के बराबर होता है, a2 स्क्वायर के, तो यानी a2 स्क्वायर की जगह मैं i2 ले सकता हूँ। समझ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? अब आगे क्या है, 2a1 a2, a1 a2 को कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a1 a2 दिया है, स्क्वायर तो है ही नहीं। तो ये जो स्क्वायर है ना मैंने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है। कैसे, देखो आगे बताता हूँ। अगर दो इंटेंसिटी को बताऊं तो दोनों इंटेंसिटी दो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी। इनके स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दो तो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। किसी को डाउट आ रहा है यहाँ पे? क्लियर है सभी को? अरमान क्लियर? अब चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का क्या करूं। तो जाहिर बात है रिजल्टेंट इंटेंसिटी बराबर होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आर या लिख देता हूँ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, चलो ये सही है, तो मैं यहाँ पर ए आर स्क्वायर की जगह आई आर ले लिया। अब समझ में आया इक्वेशन किस तरह से बनाई गई। आई आर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखो या इक्वल लिखो, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट स्क्वायर रूट i1 i2 कॉस्ट। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे किस तरह से इक्वेशन क्रिएट की गई है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी? हमने एम्पलीट्यूड की इक्वेशन को इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया। समझा फरहान, फैज, कुलसुम, साइमा, अरमान, स्वयं? कोई डाउट? ओके आगे बढ़े। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम मिलेगा, इंटेंसिटी से समझने वाले, हाँ कन्वर्ट कर देंगे अपने इंटेंसिटी में, मतलब एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का भी रिलेशन देखते हैं। तो मेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, जब दो एम्पलीट्यूड प्लस में हो, a1 प्लस a2। अब मुझे एक और चीज पता है कि जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम रहेगी जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर फॉर्म में मैक्सिमम होगा। यानी ये दोनों चीज बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पर क्या ले लूंगा, ये ले लूंगा, आई मैक्स लूंगा। तो इसकी जगह मैंने आई मैक्स लिया। चलो ठीक है सर, a1 प्लस a2 स्क्वायर क्यों लगाया? अरे सर स्क्वायर क्यों लगाया? अरे इंटेंसिटी ऑलवेज दो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के फॉर्म में ही होती है। ये इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है ना, इसलिए स्क्वायर लगाया। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड मिनिमम कब रहेगा वो देखते हैं, जब a1 माइनस a2 रहेगा। वापस से मैं वही करूंगा, एम्पलीट्यूड की जगह पे इंटेंसिटी को शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा आई मीन, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना दिया है, a1 माइनस a2। तो मैं क्या करूंगा, यही चीज लिखूंगा, सिर्फ स्क्वायर लगा के नीचे लिख दूंगा। समझ गए? अब मैं चाहूँ तो इंटेंसिटी का भी वो पता कर सकता है कि कौन से फेस एंगल पे इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कौन से फेस एंगल पे इंटेंसिटी कम होती है। सेम मेथड, कुछ भी नहीं है अलग रहेगा। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, हम इंटेंसिटी को देखो इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, एम्पलीट्यूड का ही है, यही वाला फॉर्मूला है, मैं ऊपर भी दिखा देता हूँ, यही वाला ही है। सिर्फ ए आर की जगह पे क्या ले लिया, इंटेंसिटी ले लिया। समझ गए? बाकी सब सेम है, एंगल वेंगल आंसर तो वही आएगा, जो ऊपर लिखा है उसी को सॉल्व करके दिखाया है। कोई को डाउट है यहाँ पे कि करके दिखाना पड़ेगा मुझे? समझ में आ रहा है? स्वयं, फैज, कुलसुम, फरहान, साइमा, क्लियर है ना? एनीवन हैविंग एनी डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो ना? अच्छा, अब रेशियो निकालना है इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं, सेम। अगर मैं इंटेंसिटी को रेशियो में लिखूंगा तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड को भी रेशियो में लिख सकता हूँ। और गलत क्या है, i1 a1 स्क्वायर के बराबर है और i2 a2 स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालता हूँ यानी आई एम एक्स आई मिनिमम,
तो इनकी वैल्यू देखो ऊपर ही है। आई मैक्स की क्या है, A1 प्लस A2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, और आई मिनिमम की है A1 माइनस A2 ब्रैकेट होल स्क्वायर, यही है ना, देखो ऊपर ही लिखी हुई है, इसकी यहाँ पर है। अब रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्स इन टर्म्स ऑफ वेट। वेट क्या होती है, वेट बोले तो कोई चौड़ाई, कोई लाइट है कितनी मोटाई से फैल रही है उसको बोल रहा है, तो बोले इससे हाँ, तो बोलते हैं इंटेंसिटी जो होती है ना वो विड के पे डिपेंड होती है। देखो ना, अगर मैं बोलूंगा अरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ा तो उसकी विड भी बढ़ेगी, अरे कितना एरिया में वो लाइट को बढ़ा रहा है। जैसे मान लो क्रिकेट मैदान है, वहाँ पे ऐसा ट्यूबलाइट लगा है, स्टार्टिंग में बहुत कम लाइट आ रही है क्योंकि एक ही बल्ब चालू है, और मान लो बहुत सारे बल्ब लगे हैं ऐसे, एक चालू है तो कम लाइट आएगी, जब बोलेंगे ना सब चालू करो तो इंटेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं लाइट की, सब चालू होगी ना तो ज्यादा एरिया कवर करेगा। तो ये क्या है, विड है, यानी इंटेंसिटी विड के भी बराबर होती है। अगर इंटेंसिटी विड के बराबर होती है पर तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के भी तो बराबर होती है। तो अगर इंटेंसिटी विड के बराबर है तो एम्पलीट्यूड भी विड के बराबर है। बोलने का मतलब समझ में आ रहा है, कोई को डाउट आ रहा है इधर पे? तो यानी यहाँ पर इंटेंसिटी विड एक हुआ तो एम्पलीट्यूड भी विड के बराबर हुई। समझ गए? याद रखो स्क्वायर में लिखना हमेशा। तो ये वाले पार्ट को हम लोग ने कवर किए। कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस ऑलरेडी हो चुका है, कल मैंने पढ़ा दिया दोनों के पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। फिर हम लोग ने इंटरफेरेंस पैटर्न भी देख लिया था। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या देखा था कि अगर कंस्ट्रक्टिव पैटर्न है तो ब्राइट बैंड आएगी और उसको हम लोग डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब आएगी, जब क्रिस क्रिस से मिलेगा और ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, सेम टाइप वे मिलेगी ना तो ही ब्राइट बैंड बनेगा। डिफरेंट टाइप की वेव आपस में मिलेगी ना तो डिस्ट्रक्टिव बैंड होगा, डार्क बैंड मिलेगा, सिंबल को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें क्या होता है, क्रिस ट्रफ से या ट्रफ क्रिस से मिलता है, डिफरेंट फेज बनते हैं जिसकी वजह से डार्कनेस आ जाती है, लाइट मिलने पर भी ब्राइट नहीं होती। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मान लो दो लाइट है और दो लाइट आपस में से टकरा रही है, तो ये जहाँ टकराती है इसको ही बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। अब यहाँ जहाँ वो टकरा रही है दो चीज हो सकती है, या तो लाइट ब्राइट हो जाएगी या तो लाइट लाइट और डार्क हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में दो चीज हो सकती है, या तो लाइट ब्राइट होगी या तो डार्क होगी आपस में टकराने पर। इसको यंग एक्सपेरिमेंट ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसमें एक और चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था फरहान, मुझे बताओगे? सेंटर में हमेशा कौन सा कलर रहेगा, ब्राइट बैंड रहेगा या डार्क बैंड रहेगा? सेंटर में कभी भी लाइट के सेंटर में ब्राइट बैंड होगा या डार्क रहेगा? हाँ अरमान, काइस, कुलसुम, फरहान, कोई बताएगा? मैंने कल एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में। हाँ स्वयं, कोई ट्राई करेगा? डार्क। नहीं, गलत जवाब। कोई और? अब तो कोई कोई भी बता देगा। डार्क बैंड तो नहीं होता सेंटर पे हमेशा, सोर्स ऑफ लाइट के सेंटर। मतलब मान लो मैंने एक ऐसा बल्ब, अरे तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो तुम्हारे घर में पंखा है, ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, मान लो अरमान है, अब अरमान पंखे के बीचों बीच में बैठा है। अब तुम बताओ कुलसुम, अरमान कमरे में पंखे के बीचों बीच क्यों बैठा है, साइड में भी तो बैठ सकता है। हाँ कुलसुम, बीचों बीच बैठने में फायदा क्या है, साइड में बैठने का क्या नुकसान है? पंखे की हवा सबसे ज्यादा कहाँ पे रहेगी, सेंटर पे ही तो रहेगी, सेंटर। बरोबर ना? साइड में ज्यादा रहेगी नहीं, साइड में हवा ज्यादा नहीं होती। समझ गए? तो यहाँ पर लाइट भी तो बिल्कुल वैसी होगी। मान लो लाइट हवा है तो सबसे ज्यादा लाइट हमेशा उस जगह होगी जहाँ पर उसका सोर्स है। कम लाइट कब होती है, जब जितना दूर जाएंगे फैलाव कम होता जाता है, बरोबर ना? तो साइड में लाइट कम होती है, सेंटर में हमेशा लाइट ब्राइट बैंड ज्यादा होगा, बाद में डार्क, फिर बाद में भी रहता है ब्राइट, पर सेंटर का ब्राइट कंपल फिक्स होता है। क्लियर है? अरमान ने तो आंसर दिया नहीं। चलो, स्वयं ने भी नहीं दिया, फरहान ने भी नहीं दिया। यंग एक्सपेरिमेंट में हमने यही तो देखा है, सोर्स में हमेशा ब्राइट बैंड। ये मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं बना, मेरा सेंटर ऑलवेज ब्राइट बैंड होता है। फिर हम लोगों ने याद है ये डेरिवेशन भी किए थे, इस डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि दो सोर्स ऑफ लाइट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये हो चुका है। फॉर्मूला भी क्रिएट किया था बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। फिर हम लोगों ने फ्रिंग विड भी देखा था। फ्रिंग विड क्या होता है, दो लाइट का जो डिफरेंस निकालते हैं ना, या एक ब्राइट बैंड का
डार्क बैंड के साथ या ब्राइट बैंड का ब्राइट बैंड के साथ। बोलते हैं अगर आप कैसे भी निकालो किसी भी लाइट का विड, मतलब विड का मतलब कि इंटेंसिटी, आपको हमेशा सेम वैल्यू ही मिलेगी। बोले का मतलब ये था, अगर दो लाइट का डिफरेंस आप कभी भी निकालते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा लैम्बडा डी अपन डी आती है। दैट इज प्रॉपर्टी को ही फ्रिंग विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंग विड बोलते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये फॉर्मूला मिला था। फिर फेज डिफरेंस भी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने ये देखा था कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में सिर्फ लैम्बडा और पाई का फर्क है, बाकी चीज वही है। फिर बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट शायद हम लोग स्टार्ट हो गया था, बायप्रिज्म भी हुआ था। इसमें हमने ये देखा था कि बायप्रिज्म की प्रॉपर्टी ये बिल्कुल प्रिज्म की तरह होता है, पर इसका जो एंगल होता है इसके प्रिज्म का, ये 179 डिग्री का होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये पतला कलर का प्रिज्म होता है और ये काफी अलग प्रॉपर्टी देता है। अगर आप साइड से लाइट को गुजारोगे तो सीधा ही जाने देता है, पर अगर आप थोड़ा भी मिडल से गुजारोगे तो वो बैंड कर देता है, और इतना ज्यादा बैंड करता है कि दूसरे के कॉर्नर से वो जुड़ेगी। यहाँ से गुजारोगे बीच में से थोड़ा सा मिडल से, तो इतना बैंड करता है कि दूसरे कॉर्नर से जुड़ेगी, और बीच में जो स्पेस बचता है वहां पर आपको स्क्रीन दिखाई देता है। समझ में आया? तो स्क्रीन ये छोटे से हिस्से में दिखाई देता है जो बच जाता है। अब दूसरा रूल क्या है कि हमने 4 रेज गुजारी, पर रूल क्या है कि आप किसी भी प्रिज्म में से 2 रेज से ज्यादा नहीं गुजार सकते। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसी वजह से हम क्या करके एक आर्टिफिशियल सोर्स बनाएंगे जिसको पीछे से चिपका देंगे, ये बताने के लिए ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल हो जाए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो आप गलत नहीं है। ये जो सोर्स हमने बनाया है ये नकली सोर्स, इसको वर्चुअल सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल सोर्स। क्यों बनाया? रीजन क्लियर है। हम किसी भी चीज में से 2 रेज से ज्यादा नहीं दिखा सकते, हम यहाँ पे 4 रेज दिखा रहे हैं, इसी वजह से ऐसा किया हमने। क्लियर है? यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लिखा है, जो फॉर्मूला कॉमन ही फॉर्मूला है देखा जाए तो, कोई नया नहीं है। ये सेटअप भी हम लोगों ने देख लिया था, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं वो भी देख लिया हम लोग ने। अब आते हैं डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कुलसुम, कैस, अरमान, फरहान, साइमा, स्वयं। लाइट स्प्रेड होती है। हाँ, वेरी गुड। लाइट कब द बेंडिंग ऑफ लाइट एट कॉर्नर एंड एक्सपांड। पता है लाइट कब बैंड, जब बैंड होती है ना तभी ये फैलती। तो यहाँ पे फैलाव की स्टडी करना है कि मान लो एक सूरज सोर्स है, सन कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, इधर में मैंने दोनों पट्टी लगा दी है ऐसी जो लाइट को रोकती है। अब सोर्स से लाइट क्या होगी? इस पट्टी से ऐसे फैलेगी। लाइट हमेशा फैलती है, वो ज्यादा जगह लेना चाहती है। ठीक है? बाकी जो हिस्सा बच गया वहां पे शेडो आ रहा है, उस शेडो को हम ज्योमेट्रिकल शेडो बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, हम ऐसा अंदाजा लगा के बोल रहे हैं। समझ गए क्या? अब मैं क्या करूंगा, स्लिट को बीच में लगा दूंगा जो भी है ना ऑब्स्टिकल्स। अब ऑब्स्टिकल को अगर मैं बीच में लगाता हूँ तो लाइट यहाँ फैलेगी, इधर फैलेगी, और बीच में बनेगा शेडो। ठीक है? मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। पर जब साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या पता चला कि लाइट तो अपनी हद से ज्यादा फैल रही है, फैलाव यहाँ तक होना चाहिए, पर लाइट को थोड़ी भी जगह मिलती है तो वो अपनी लिमिट से ज्यादा फैलती है। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बता रहा है कि एक्चुअल शेडो तो और भी, एक्चुअल शेडो बहुत ऊपर बन रहा है, लाइट ज्यादा ही फैल रही है। समझ गए? तो ये जो ए एस है ये है हमारा एक्चुअल शेडो, ये प्रैक्टिकल शेडो है। तो ये ज्योमेट्रिकल शेडो ये है जो हमने सोचा था, और ये एक्चुअल शेडो एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर बन रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में पता किया था फ्रॉनहोफर ने, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या पता चला कि जो डिस्टेंस होता है किसी भी लाइट का, जो फैलाव होता है वो इसका डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है फैलने का। समझ गए? मतलब मेन पोजीशन से इनफाइनाइट में जो फैलाव है उसका हमेशा ज्यादा होता है। दूसरा, जब हमने स्लाइड को बीच में लगाया तो हमारे हिसाब से क्या हम लोग सोचते हैं कि लाइट फिर बाकी हिस्से में फैल रही, यहाँ पे शेडो बनेगा, सॉरी शेडो तो यहीं बनेगा यहाँ इस हिस्से में, और बाकी हिस्से में लाइट फैली हुई होगी। पर जब साइंटिस्ट लोग ने देखा तो मैंने पहले ही बोल दिया था, यहाँ पर लाइट तो ज्यादा से ज्यादा जगह लेना चाहती है। तो साइंटिस्ट लोग ने बताया कि एक्चुअली जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है बोले कि सिर्फ शेडो इधर ही बन रहा है, एक्चुअल शेडो यहीं बन रहा है। बाकी लाइट ने ये जगह भी ले ली, ऑक्यूपाई कर ली, पूरा ये और ये हिस्सा ऑक्यूपाई किया है। यानी हम जहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेडो बोल रहे थे ना, वहां पर एक्चुअली वहां पर भी रोशनी मौजूद है।
यानी लाइट हमेशा ज्यादा हिस्सा कवर करने की कोशिश करती है। तो इसके बारे में, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्रेस्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेस्नल डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अगर ऑब्स्टिकल बीच में लगाते हो ना तो साइड से लाइट फिर भी पूरा कवर कर लेगी, ज्यादातर ब्राइट करती है। इसका एग्जाम्पल अपने जब मुंबई में ये सूरज ग्रहण होता है ना, पता है ना, एक्लिप्स होता है, सन एक्लिप्स। तो इसमें देखो ना, बीच में मून आ जाता है सूरज के बीच में, उसके बाद भी क्या अंधेरा हो जाता है मीरा रोड में? कभी ऐसा देखा क्या कि अंधेरा हो गया, बीच में सूरज आ गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, अरे अंधेरा हो गया? नहीं, उतना कॉर्नर भी काफी है, उस कॉर्नर से भी अपने इधर इतनी रोशनी आ जाती है कि अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, चांद भी आने के बाद भी रोशनी नॉर्मल आती रहती है। होता है कि नहीं? तो यानी रोशनी मैक्सिमम हिस्सा कवर करने की कोशिश करती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, कम है, उसके बाद भी लाइट कैसे फैल रही है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कम कर रही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस किसकी बात करें, शेडो की। ऊपर वाले में क्या देख रहे हैं कि शेडो के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, लाइट के लिए कम हो जाता है ना? इधर क्या हो रहा है, शेडो के लिए डिस्टेंस कम हो गया है, लाइट के लिए बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो शेडो के बेस पे हम डिस्टेंस देख रहे हैं। यहाँ पर शेडो के लिए डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे शेडो के लिए डिस्टेंस कम है। तो अगर कम डिस्टेंस है तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, अगर ज्यादा है तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। याद रहेगा, कोई डाउट है यहाँ पे? डिफ्रैक्शन के टाइप्स, फ्रॉनहोफर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ये दो टाइप है। तो यहाँ पर जब साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, देखो आप ये डीपली जाते हैं, ये मैंने एक स्लिट लगाई, यहाँ पर भी एक स्लिट लगाई, इसको नाम दे देता ए, इसका नाम देता हूँ बी। तो अब लाइट कैसे जाएगी, थ्योरेटिकल पहले देखते हैं। यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, लाइट ऐसे जाएगी है ना, और जैसे लेंस से टकराएगी तो बैंड हो जाएगी, और एक स्क्रीन सोर्स पर जिसका नाम मैंने ओ रखा वहां मिलेगी। अगर आप कोई रेस को सीधा गुजारोगे लेंस से तो वो सीधा ही जाएगा, पर अगर साइड से गुजारोगे तो वो बैंड होकर मिडल से मिलेगा। पर यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि होना चाहिए था यहाँ पर मिल कहाँ पे रही है, पॉइंट पी पर। क्यों? हमारे को एक्चुअल शेडो वहां पे नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए पॉइंट से जब लाइट गई तो ये हल्का सा बैंड होकर यहाँ पर आई, और जब सेंटर से जो लाइट जा रही तो सीधी जाने की बजाय थोड़ी से बैंड होकर ऊपर की तरफ जा रही, और साइड की लाइट भी बोलते हैं ना और ज्यादा बैंड होकर और ऊपर जा रही। नहीं, हमारे को शेडो बोलते हैं ना, प्रॉपर प्लेस पे कभी नहीं मिलेगा, बरोबर? तो यहाँ पर अगर मैं लाइन खींचूं इनको बराबर करने के लिए कि ये एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, दोनों के बीच में एक्चुअली कितने का फर्क आ रहा है, तो वो फर्क पता करने के लिए मुझे ये बीसी पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल थ्योरेटिकल से एक्चुअल शेडो में कितने का फर्क आ रहा है। तो उसके लिए मेरे को बीसी पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करूंगा, जरा ध्यान दें, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया ऐसे। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं सॉरी, हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा क्या बोलता है, अपोजिट अपॉन, अपोजिट बोले तो ये तो अपना हाइपोटेनियस है, तो अपोजिट कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला नहीं लेना है, एक्चुअली ए वाला एंगल लेना है। तो ये हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट क्या है, बी सी अपॉन ए बी। बी सी की वैल्यू वही तो पता करनी है, ए सी की वैल्यू क्या है, ए है दूसरा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ए को ले लेता हूँ लेफ्ट साइड, तो बी सी हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये बी सी हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो बी सी की जगह पाथ डिफरेंस लिख के लिख दो ए साइन थीटा। इस फॉर्मूले के जरिए हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में कितने का फर्क आ रहा है। ठीक है, अगर हमें ए और साइन एंगल की वैल्यू पता हो कि कितने का एंगल बन रहा है। क्लियर है? कोई को डाउट है यहाँ पे? इस एक्सपेरिमेंट में शेडो, देखो डिफ्रैक्शन में हमने शेडो के बारे में पढ़ा, और दो वर्ड्स पढ़े, फ्रेंडहोफर, ठीक है, और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। अब आते हैं रेले क्राइटेरिया। रेले क्राइटेरिया क्या बोलता है, तो मान लो इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास एक चौक है, क्या है मेरे पास, एक चौक है, ठीक है। अब मैं इस चौक को, ठीक है, अरमान, कुलसुम, फरहान, मैं चौक को माइक्रोस्कोप से दिखता हूँ तो क्या दिखेगा मुझे, बताओ? अगर मैं इस चौक को माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो क्या दिखे, क्या दिखाई देगा, बताओ? पार्टिकल्स। हाँ, पार्टिकल्स। अरे चौक को अगर माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो चौक ही दिखेगा ना, हाथी तो दिखेगा नहीं। सिंपल बात है, चौक को देख रहा तो चौक ही दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बराबर? पार्टिकल नहीं यार, पार्टिकल में तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा। चौक ही दिखेगा, बड़ा दिखेगा, सिंपल फिनोमिना में आ रहा हूँ, है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर माइक्रोस्कोप से देखते हो तो क्या चीज पता चलती है, वही चीज हमें बड़ी दिखाई देती है, पार्टिकल भी बोल सकते हैं। मतलब एक पॉइंट में, मतलब देखूं, अगर लेंस लगा के एक देखूं, अपर्चर सेट करूं उसका, है ना, कॉन्वेक्स लेंस लगाया मान लो, तो उसके वजह से क्या होता है,
अब मान लेते, चलो यहाँ तो समझ में आ गया कि चौक से अगर किसी चीज को तो चौक ही दिखाई देगा। मान लो 2 चौक है और दोनों चौक को एकदम करीब रखा हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ा दूर से इसको देखता हूँ, तो दूर से देखने में क्या होगा, दोनों मर्ज दिखाई देंगे, बरोबर। अब मान लेता एक चौक में मैंने हल्का सा दोनों में फर्क रखा है, अब मैं माइक्रोस्कोप से देख रहा हूँ ना, तो दोनों मुझे मर्ज होके दिखाई दे रहे। ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, यानी माइक्रोस्कोप तो सही दिखा रहा है, पर आई पीस में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में ही है, दोनों चौक अलग नहीं है, दोनों साथ में मर्ज है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो एक काम करते हैं, एक और एग्जाम रिंग ले लेते हैं। एक ऐसे 2 रिंग मैंने रखा, अब मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ दोनों रिंग अलग है, पर माइक्रोस्कोप में को दोनों को मर्ज दिखा रहा है। तो ऐसे में हम लोग यूज करेंगे रिले क्राइटेरिया। हम लोग को ऐसा कोई मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे ये जो मेरे को मिक्स इमेज दिखाई दे रही है ना, वो अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो नॉर्मल आंखों से भी तुम लोग कर सकते हैं। मान लो अगर तुम लोग आंखों से कोई चीज को दूर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखोगे, तो तुम्हें देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ ज्यादा बेटर समझेगा। फिंगर देख लो अपनी, एक आंख बंद करके फिंगर देखोगे तो तुमको राइट साइड दिखाई देगी, फिर दूसरी आंख बंद करके देखोगे ना, तो वही फिंगर तुम्हें लेफ्ट साइड दिखाई देगी, अगर वो बीच में तुमने रखा है। अपनी आंखों के बीच में ना फिंगर रखो। चलो मैं इमेज चालू कर देता हूँ, वीडियो चालू कर रहा हूँ। मेरा वीडियो चालू हुआ, मैं दिख रहा हूँ क्या तुम लोग को? हाँ ठीक है, मैं दिख रहा हूँ। अभी फिंगर को अपने एकदम नाक के पास रखो और एक आंख बंद करो और देखो, तो तुमको तुम्हारा फिंगर राइट में दिखेगा, बरोबर, थोड़ा लेफ्ट में दिखाई देगा। दूसरी आंख बंद करोगे तो तुमको वही फिंगर, तुम्हारे ही हाथ का ही फिंगर, थोड़ा सा राइट में दिखाई देगा। दिख रहा है कि नहीं? तो यानी तुमको पोजीशन ऐसा अलग अलग दिख रही है, बरोबर कि नहीं? तो ये डिफरेंस आता है, समझ गए? तो यानी अगर मैं एक ऐसी पोजीशन, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जब हम 2 चीज को साथ में रखते हैं ना, या बाइनोकुलर की बात करूं तो दोनों में सेपरेट हिस्सा होता है। तो कभी कभार बाइनोकुलर क्या करता है, 2 चीज को हमको ऐसा मर्ज करके भी दिखाता है। तो ऐसे मर्जिंग की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है, रिले क्राइटेरिया है, समझ गए? जैसे मान लो 2 रिंग को देख रहे हो और आपको दोनों रिंग माइक्रोस्कोप के अंदर मिक्स दिखाई दे रही है, और आपको लग ही नहीं रहा है कि दोनों अलग अलग है। तो ऐसे में हम रिले क्राइटेरिया यूज करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ताकि हमें जो असली इमेज है वो दिखाई दे। तो उस मेथड को क्या बोलते हैं जिसमें ये चीज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रिले क्राइटेरिया। The smallest angular or linear separation between the 2 point object at which they appear to be just resolved is called limit of resolution. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, मान लो आपने 2 ऑब्जेक्ट को एकदम ऐसे नजदीक रखा है, एक्चुअली वो चिपके हुए नहीं है, पर आपको चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप सही से दिखा नहीं रहा है, मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिले क्राइटेरिया। और ये जो मेथड है जो रिजॉल्व करेगा, 2 चीज को सेपरेट करेगा, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या कर, दोनों के डिस्टेंस को बताएगा, दोनों में कितना सेपरेशन है, उस चीज को बताएगा। चलो ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, इस इमेज में तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा, हाँ फरहान? इस इमेज में मान लो ये 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट काफी एक दूसरे में मर्ज दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे कि नहीं? मिक्सअप दिख रहे हैं, दोनों का माउंटेन जो है वो अलग अलग नहीं है, आपस में मिक्स है। मान लो ये मैक्सिमा है, जो लोअर जा रहा है वो मिनिमा है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि दोनों जो इमेज है वो वेल रिजॉल्व हो गई, दोनों अलग अलग मुझे समझ में आ रही है, दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बरोबर ना? ये कब हो रहा है, जब दोनों वेव एक दूसरे के काफी हद तक सेम जाने लगी है, इधर दोनों वेव इंटरफेयर करते हुए जा रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट थोड़ा रिजॉल्व हुआ है, यहाँ पर मस्त रिजॉल्व है। यहाँ पर देख सकता हूँ कि दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, हल्का फुल्का रिजॉल्व हुआ है। ये जो हिस्सा है इसको मैक्सिमम बोलते हैं, और जो लोअर हिस्से को मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो पहली वेव का देख सकते हैं मैक्सिमा दूसरी वेव के मैक्सिमा से टकरा रहा है ना, आपस में जुड़ रहा है, करेक्ट के नहीं, है ना? दोनों वेव का मैक्सिमा कैसा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर वेल सेपरेट है, एकदम आसानी से दिख रहा है। यहाँ पर दोनों का डिस्टेंस ही नहीं है सही से, दोनों मर्ज हो गए आपस में। क्लियर है? तो बस ये डायग्राम देखना, ग्राफ देना और उसी को एक्सप्लेन कर देना, और कुछ नहीं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, बाय विच 2 पॉइंट का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट वेल सेपरेट हो जाता है, मतलब आसानी से समझ में आता है माइक्रोस्कोप में देखने से, या माइक्रोस्कोप आप ऐसे एडजस्ट कर रहे हो कि 2 ऑब्जेक्ट का सेपरेशन आसानी से दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन,
कि नहीं ऐसा कोई मेथड जिससे आप रिजॉल्व कर ही नहीं पा रहे, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, 1/d इसका फॉर्मूला। बोलने का मतलब क्या है कि आप अगर कोई चीज को बार बार ऐसा मान लो, इसमें एक बटन रहता है, ऐसे घुमाते रहोगे ना, तो एक लिमिट के बाद तो वो उसको रिजॉल्व करने के बाद उसको खराब भी कर देगा। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, माइक्रोस्कोप यूज किया है तुम लोग ने बायोलॉजी लैब में? हाँ, तो उसमें आप लोग ने देखा होगा ज्यादा घुमाओगे तो भी ब्लर हो जाता है, एक लिमिट में ही आपको प्रॉपर मिलता है, तो वो उसको बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। एक लिमिट होगी ना, अरे कितना भी तुम नहीं घुमा सकते, ऐसे घुमाते रहूंगा तो वो और क्लियर होगी नहीं, ज्यादा घुमाओगे तो वापस ब्लर हो जाएगी, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको वो चीज की इमेज क्लियर और सेपरेट दिखाई देगी, बाद में नहीं दिखाई देगी, ज्यादा घुमाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बरोबर, क्लियर है ये वाला पार्ट? तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का अलग अलग नजर आएगा जब वो रिजॉल्विंग लिमिट में होगा, है ना? तो ऐसे में जो ऑप्टिक, अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर हो गया, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज का सेपरेशन, दो इमेज देखो आपस में मर्ज है। अब दोनों का सेपरेशन कब दिखाई देगा, जब वो अपनी रिजॉल्विंग लिमिट में होगी, यानी वेल सेपरेट होगी, मतलब माइक्रोस्कोप से ऐसा एडजस्ट करूँ कि मुझे वेल सेपरेट दिखाई दे रही है, उस वेल सेपरेट प्लेस को जहाँ पे आपने उसको किया है सॉल्व, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं उसको। ठीक है, अब हमें रिजॉल्विंग पावर देखने वाला है। मान लो सेल्फ ल्यूमिनस है, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब उसकी खुद की रोशनी है, या ठीक है, खुद की लाइट है, मान लो एक बल्ब या मान लो जुगनू है, उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इस फॉर्मूले के जरिए आप उसका कितना डिस्टेंस रखना है वो पता कर सकते हो, रिजॉल्विंग पावर कितना रखना है वो डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी सेट कर सकते हो, पर उसके लिए लैम्बडा और एंगल की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। मान लो आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो वेल नॉन सेल्फ ल्यूमिनस है, मतलब उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो लाइट के लिए डिपेंड है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले लाइट चालू करनी पड़ेगी कमरे की, उसके बाद उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप ये फॉर्मूला यूज करके लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा, समझ रहा है क्या बता रहा हूँ मैं अरमान, कहीस कुलसुम फरहान साइमा? और मान लो अगर ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है या कोई लिक्विड ऐसा फ्लूइड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, बायोलॉजी में तो ये सब चीज देखी होगी, तो ऐसे में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, d इज इक्वल टू लैम्बडा अपन 2 म्यू साइन अल्फा। म्यू क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम आ गया ना, तो मीडियम की वजह से बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ऑब्जेक्ट इधर उधर दिखाई देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ना, समझ रहे हो? तो ये तीन फॉर्मूला है, और खुद की लाइट है तो ये फॉर्मूला, नहीं है तो ये, और अगर पानी के अंदर है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम उसका रिजॉल्विंग पावर की लिमिट कितना, मतलब सेट करने पर सेपरेट हो जाएगा, वो पता कर सकते हैं, वो डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? फरहान, कैस, कुलसुम, साइमा, रमान, एनी डाउट? डाउट आया क्या? मेरी आवाज आ रही है नहीं पहले? सर। हाँ सर, आ क्लियर? रही है। हाँ चलो, अब देखो, अगर आपको ब्राइट कब मिलेगा कोई भी पाथ डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस होगा ये, है ना, 2m+1 अपन λ/2, तो ये अलग क्या है, इधर जो पाथ डिफरेंस है वो अपन डालेंगे रिजॉल्विंग का, क्या है फॉर्मूला, a sin थीटा, ये ऊपर से अपन ऐड कर रहे sin थीटा जो आ रहा था ना, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, a को अगर लेफ्ट साइड भेजता तो sin थीटा हो जाएगा 2m+1 λ/2, 2 है ये मैक्सिमम ब्राइट लाइट का। डार्क आपको कब मिलेगा, जब आपको पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा, तो अब मैं क्या करता हूँ, a sin थीटा के साथ, यहाँ पे हम लोग किसके, फेज एंगल के बेस पे और रिजॉल्विंग पावर के फेज एंगल के बेस पर ये ब्राइट और डार्क का फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, बस, तो ये मेरा नोट्स का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट बुक का क्या क्या बच गया वो देखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हमने देखो ये वाला पार्ट कवर कर लिया, ये भी हो गया है। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा तुम लोग को, ये पार्ट मेरे को करवाना है, तो ये पार्ट होते ही हम लोग इसका न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। ठीक है, कल, अभी लेस देन 1 मिनट बाकी है, बाकी हम लोगों ने सारा पार्ट कवर कर लिया। देखो ये लाइट की स्टडी की है ना, जो भी मिसिंग पार्ट है वो हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, छोटी सी नोट्स है, इसी से कवर करेंगे, गो थ्रू कर लेना, कल इसका क्वेश्चन आंसर भी पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से स्टडी कर लेना इसकी।